प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। और प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर, मेंबर कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज़म साहब अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। मैं देख रहा था आज आप बैठे हुए थे कौमी असम्बली में, बड़ी लाइव ट्रांसमिशन चल रही थी, खासी गर्मा गर्मी थी और शायद खान अब्बासी ने बड़े भरपूर अंदाज से अपोजिशन की नुमाइंदगी की कि एहतसाब से तो भागने वाले, लेकिन अपोजिशन को दबाने के लिए नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो एक नैरेटिव है जिसका कि ये एहतसाब नहीं बल्कि ये इंतकाम लिया जा रहा है। दूसरी तरफ मुराद सईद साहब ने आज फिर एक गुगली फेंकी कि जी 7 आदमियों को PMLN ने NRO मांगा है, जिनमें से एक कौमी असम्बली भी मौजूद है। ये क्या किस्सा है NRO वाला? और एक तरफ अपोजिशन को दीवार से लगा रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं आप NRO भी मांग रहे हैं। शुक्रिया आरिफ साहब। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि हम तो ख़ुद शशदर हैं, अभी 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और हम तलाश कर रहे हैं कौमी असम्बली के अंदर हमें हुक्मरान जमात नज़र आए। वहाँ पे दरअसल 2 अपोजिशंस का मुकाबला होता है। एक अपोजिशन वो है जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठी हुई है, जो अभी भी डी चौक मेंटालिटी के साथ ऐवान को चलाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी अपोजिशन वो है कि जो अपोजिशन ही में है और उसका फ़र्ज़ है कि वो चीज़ों के ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए। तो वहाँ पर अपोजिशन से बसा औक़ात ज़्यादा हुकूमती ऐवान के जो हुकूमती बेंचेस के नुमाइंदे हैं वो ड्रम फेंक रहे होते हैं पेट्रोल का कि आग लगे, हंगामा खेजी हो। और उसका नतीजा ये देखिए, पहली दफ़ा शायद हुआ है हमारी पार्लिमानी तारीख़ में कि 100 दिनों के अंदर ज़ीरो लेजिस्लेशन, जो असल काम है हुकूमत का कि वो कानून साजी कराए पार्लियामेंट के ज़रिए, उस तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। अब जहाँ नैब का मामला है, आप सब जानते हैं कि हमने आज फिर ये कहा कि हम एहतसाब के हक़ में हैं, लेकिन ये मामला के अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो लाइट या रोशनी की रफ्तार से भी तेज़ चलें, और जो हुक्मरान जमात में बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हैं उनके ख़िलाफ़ भी उसी तरह के बल्कि कई संगीन केसेस हैं, उनकी रफ्तार कछुए से भी आहिस्ता हो, और वो कछुआ भी लंबे लंबे नींद के स्पेल लेता जाता है, जब दिल करता है सो जाता है, वो रफ्तार भी रुक जाती है। एक तरफ नवाज शरीफ साहब का ट्रायल हो रहा है एहतसाब अदालत में, रोज़ाना पेशियाँ लग रही हैं। दूसरी तरफ बाबर अवान साहब हैं जिन पर कई 100 अरब रुपए नंदीपुर के ज़रिए नुकसान का खुद सुप्रीम कोर्ट तखमीना लगा चुकी है, उनको लंबी लंबी पेशियाँ मिल जाती हैं, उनका ट्रायल ही नहीं होता। तो ये जो पूरे इस एहतसाबी अमल के अंदर 2 अमली है, ये लोगों के जहनों में ये शकूक और शुबात पैदा कर रही है कि ये उसी तरह का एजेंडा चल रहा है जैसा जनरल मुशर्रफ के दौर में नैब के ज़रिए मुखालफिन को उनके बकौल राह रास्त पे लाने के लिए, उन्हें खामोश कराने के लिए, उनकी वफादारियाँ तब्दील कराने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रेशर इस्तेमाल किया जाता था। तो इसके ऊपर हमें एतराज़ है, और हमने आज भी ये कहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर GIT के सामने पेश हो सकते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्यों नहीं नैब में अपनी इंक्वायरी का सामना कर सकते, जो उनके खिलाफ हेलीकॉप्टर केस में खुली हुई है। आज तक हमने नहीं देखा कि नैब ने उनको कोई नोटिस भेजा हो। उनके गरीब लोगों के मकानात गिर गए, उनकी जमा पूंजी तबाह हो गई कि गैर कानूनी तामीरात हैं, लेकिन 300 कनाल का जो महल खड़ा है उसके ऊपर तो किसी बुलडोज़र ने रुख नहीं किया कि इसको भी ज़मीन बोस होना चाहिए चूँकि इसकी तामीर गैर कानूनी है। तो फिर बड़े के लिए और कानून है, इस मुल्क के गरीबों के लिए और कानून है, अपोजिशन के लिए और कानून है, हुक्मरानों के लिए और कानून है। हाँ, ये तो सही है आपकी बात के मसलन ये जो बनी गाला वाला रेजिडेंस है बतौर वज़ीर आज़म, इनको उसको जुर्माना दे के रेगुलराइज करा लेना चाहिए था, लेकिन शायद उन्होंने नहीं किया। फिर बाज़ लोग अलीमा ख़ान उनकी हमशीरा का केस भी करते हैं कि उस बारे में भी नरमी बरती जा रही है। ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन अब जो लीडर ऑफ द हाउस इन पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ, इनको किस वजह से कतर लंदन जाने पे क्यों रोका गया, जबकि वो ब्लैक लिस्ट पे है या ECL पे? यही हमें भी हम समझने से कासिर हैं। हाँ, उनका नाम ECL में नहीं था और वो अपने एक निजी विजिट पे जा रहे थे। इससे पहले हमने देखा कि जुल्फी बुखारी साहब, उनका नाम भी ECL के ऊपर था और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ वो उम्रे पे जा रहे थे। 2 घंटों के अंदर
उनका नाम क्लियर होता है वो चले जाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब को रोक दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नहीं था, लेकिन उनका असर नफूज था कि उन्होंने वहाँ बैठे बैठे उनका जी हाँ वो कर लिया, वो अलग मसला, लेकिन वजीर आज़म नहीं थे मेरे ख्याल से। जी हाँ नहीं, उस वक्त नहीं थे, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अब तो वजीर आज़म है, लेकिन उस वक्त वो नहीं थे, लेकिन उनके साथ वो जा रहे हैं और उनको इजाज़त मिल जाती है। तो यही वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर अब बहुत हमें शुबहात हैं कि हुक्मरान जमात के अंदर दोहरी शहरियत आप रखें तो आप हुकूमत की काबीना में शामिल हो सकते हैं, आपको कोई पूछता नहीं है। हमारी हुकूमत में कई लोगों को इसलिए फारिग कर दिया गया, मुझे याद है मुशीर थे हवाबाजी के शुजात अजीम साहब, उनको ये कहा गया आपकी दोहरी शहरियत है, आप मुशीर नहीं हो सकते, आप फारिग हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो कवानीन हम पे लगाए गए थे, जो पैमाने हम पे लगाए गए थे, वही हुक्मरान जमात पे लगने चाहिए, लेकिन हुक्मरान जमात तो इनसे आज़ाद है। और एक बात आपने जो मुराद सईद की कि जी 7 लोग NRO मांग रहे थे, तो मैं तो हैरान हूँ कि मुराद सईद के पास NRO देने की कौन सी कैपेसिटी है। ये तो शाहराओं के कम्युनिकेशन के वजीर हैं, इनके पास कौन सा ऐसी चीज़ है जो ये NRO लेके दे सकते हैं और किससे लेके दे सकते हैं? क्या ये अदालतों से फैसले हासिल करवा सकते हैं? क्या ये नैब से फैसले करवा सकते हैं? किस हैसियत में लोग इनको अप्रोच करेंगे? PI के MNAs ने हमसे रब्ता किया जिसमें 4 वजीर शामिल हैं, उन्होंने कहा हम बहुत मायूस हैं हुकूमत की कारकर्दगी से, तो हम मुस्लिम लीग नून में शामिल होना चाहते हैं, हमें अगले इलेक्शन में टिकट की आप अश्योरेंस दे दें। तो फिर ये बात भी सच्ची हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ी खबर है कि वाकई ये कोई है सी बात अखबार साहब। नहीं, मेरा ख्याल मिसाल देखिए, वो हमारे साथ इनके कई MNAs राब्ते में हैं। अच्छा। जो ये समझते हैं कि अगले इलेक्शन में इनका हाल बुरा होगा और अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को अभी से राब्ते लोग एक रद्द अमल में वोट करेंगे, तो वो चाहते हैं कि इस हवाले से लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खोले। लेकिन हम इस किस्म की सियासत पे यकीन नहीं रखते कि हम ब्लैकमेलिंग करें या कोई ऐसी चीज करें। हम तो इन्हें मौका दे रहे हैं, इनकी कह रहे हैं कि भाई करके दिखाओ, हुकूमत चला के दिखाओ, लोगों की मुश्किलात कम करो। रोज रोज ये महंगाई में इजाफा कर रहे हैं, रोज रोज ये लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। आप देखिए रेमिटेंस नीचे आना शुरू हो गई। अभी एक आज अखबार में था कि एक्सपोर्ट नवंबर के महीने में डिप कर गई है। तो इनको अंदाजा नहीं है कि असल चैलेंजेस जो इनकी नाअहली की वजह से पाकिस्तान के ऊपर अब मुंडला रहे हैं वो मुआशी और इक्तसादी चैलेंज हैं। चूंकि पिछले 4 महीने से पाकिस्तान में कोई इक्तसादी मैनेजमेंट नहीं हो रही, एक ऑटो पायलट के ऊपर चल रहा है। सर, ये जरा इकोनॉमिक अफेयर्स पर और CPAC पर, इस पर तो हम अगले हिस्से में जाके बात करते हैं। लेकिन मैं आपसे एहसान इकबाल साहब ये जानना चाहता था कि ऐसा लगता है कि अगर PTI की स्ट्रेटेजी ये है जो आपको लग रही है कि बैकफुट पर धकेल दिया जाए, डिफेंसिव पोजीशन में आपको ले जाया जाए, तो वो तो स्ट्रेटेजी अगर है तो वो तो फिर हुकूमत की स्ट्रेटेजी कामयाब लग रही है, क्योंकि आपके यहाँ से कोई मुअस्सर आवाज़ दिखाई नहीं दी। ऐसा लग रहा है कि सबको वो जिसे कहते हैं ना पंजाब में अपनी अपनी पै गई कि ख्वाजा साहब अपने मसले में उलझ गए, शहबाज साहब अपने मसले में उलझे हुए हैं, तो डिफेंस की पोजीशन में आपको धकेल दिया है। कोई मुअस्सर आवाज ऑपोजिशन की तरफ से दिखाई और सुनाई नहीं दे रही। नहीं, ऑपोजिशन की तरफ से मुअस्सर आवाज आती है, लेकिन जो आपको म्यूटेड रिस्पॉन्स नजर आ रही है हमारी और पीपल्स पार्टी की, उसकी असल वजह यह है कि हमारा ये बहुत सोचा समझा फैसला है कि हमने इनको सियासी शहीद नहीं बनने देना। और हम अगर इनको शुरू दिन से दर्जा हरारत बढ़ा देंगे तो ये कहेंगे देखिए जी ऑपोजिशन हमें काम नहीं करने दिया, हम क्या करते, हमारी तो हर वक्त टांगें खींची जा रही थी, हमने तो वो शहादत के मर्तबे तक पहुंचाने की पोजीशन में तो दूध और शहद की नहरें बहा देनी थी, ये ऑपोजिशन ने हमें काम नहीं करने दिया। तो हम इनको एक माकूल मौका देना चाहते हैं कि ये जितने झूठे वादे लोगों से करके आए हैं, जितने उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखा के आए हैं, जरा उनको पूरा करें और अपने यू टर्न्स का कोटा पूरा करें। अभी ये इन्होंने यू टर्न लेने शुरू किए हैं, इन्होंने कई सेंचुरियां बनानी है यू टर्न्स की। हाँ जी, ये अहसन इकबाल साहब आपने जो फरमाया कि जी, और अक्सर अपोजिशन का नैरेटिव ये है कि दोहरा मयार है एहतसाब के मामले में। उसमें मिसाल दी जा सकती है कि शहबाज शरीफ साहब जो वो नैब की कस्टडी में हज़रत हमजा शहबाज शरीफ को जहाज़ से ऑफलेट कर लिया, सुलेमान शहबाज पे हमदन से ज़ायद का केस बना लिया, अली इमरान जो दामाद हैं शहबाज शरीफ साहब के वो साफ पानी केस में मफरूर करा दिए गए, मरीम नवाज पे भी कह रहे हैं कि तो जेल काट कर आ गई है, मरीम औरंगजेब पे भी कहा गया कि जी आपने तो ये जो एक तरफ ये चल रही है, एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता।
तो ये कौन ये दोहरा मायार किसने अपनाया हुआ है, किस वजह से है कि क्या पीटीआई को कोई खुली छुट्टी दे दी गई है, या ये खान साहब जो हैं ये फैसला करते हैं और नैब पर वो तो कहते हैं हमारा नैब पर कोई असर ही नहीं है, हमने तो आज तक कोई चपरासी भी नहीं भर्ती किया, तो फिर ये क्यों कर हो रहा है ऐसे? देखिए, ये चीज़ जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान अब बन चुकी है एहतसाब के अमल पे, और मैं तो ये कहूँगा कि अब चेयरमैन नैब का फ़र्ज़ है कि वो इस सूरत हाल का जायज़ा लें, चूँकि उनके कंधों पे ज़िम्मेदारी है नैब के तमाम एक्शंस की। एक दो मौक़ों पर जब डीजी लाहौर ने अपने हदूद से तजावज़ किया तो चेयरमैन नैब ने उसका नोटिस लिया। मैं समझता हूँ कि अब चेयरमैन नैब को इस चीज़ को देखना चाहिए कि मिसाल के तौर पे हेलीकॉप्टर केस क्यों पेंडिंग पड़ा है। इसी तरह जो पेशावर का बीआरटी केस है, जो मेट्रो बन रही है, 30 अरब से चली थी, 80 अरब से ऊपर चली गई, वो क्यों उस पर पेशरफ नहीं हो रही है। बैंक ऑफ खैबर का केस जो है वो क्यों बंद पड़ा है, उस पर क्यों पेशकश नहीं हो रही है। एहतसाब कमीशन जो है खैबर पख्तूनख्वा में बनाया गया, बंद कर दिया गया, लपेट दिया गया और 80 करोड़ रुपया ख़त्म हो गया, डिकार भी नहीं मारा। मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त मुल्क के एक एक पैसे के लिए बहुत फिक्रमंद हैं, उनको ये 80 करोड़ रुपए की रिकवरी लेनी चाहिए और उसको डैम फंड में जमा कराना चाहिए। क्यों नहीं वो सुओ मोटो नोटिस लेते कि भाई आपने 80 करोड़ रुपया अपना जाती तो खर्च नहीं किया, ये टैक्स पेयर्स मनी है, और अगर आप एहतसाब के कमीशन को बंद कर रहे हैं तो पहले जवाब दें कि ये 80 करोड़ रुपया ज़ाय करने का कौन जिम्मेदार है और इसकी आप रिकवरी करें। आप 10-10, 12-12 लाख की जो डॉक्टरों से या कंपनियों से तनख्वाहें तो वसूल कर रहे हैं, यहाँ पे 80 करोड़ रुपए का डाका डला है पाकिस्तान के अवाम के पैसे के ऊपर, उसके ऊपर कोई हरकत नहीं हो रही है। इसी तरह जो अलीमा खान साहिबा हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑफशोर कंपनियां हैं, अलीम खान साहब हैं, उनकी ऑफशोर कंपनियां हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। तो देखिए ना, फिर लोग ये सवाल करेंगे, और यही वजह है कि इन तमाम हथकंडों के साथ जो इस वक्त हुकूमत हमारे खिलाफ कर रही है, मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में कमी नहीं वाक़ हो रही, उसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, चूँकि लोग समझते हैं कि दे आर बीइंग रॉन्ग्ड, इनके साथ जुल्म हो रहा है, इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और इनमें से हमारे खिलाफ जितने भी मुकदमे बने हैं आरिफ साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक भी केस मिस यूज ऑफ पब्लिक फंड नहीं है, वो सारे प्राइवेट प्रॉपर्टीज या बिजनेसेस के हवाले से लोगों के ऊपर बनाए जा रहे हैं। नैब का काम तो यह है कि अगर किसी ने सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है उसके ऊपर गिरफ्त लेकर आए। अब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं वो उनके वालिद की बिजनेस ट्रांजैक्शंस उस जमाने में, उसके ऊपर केस चल रहे हैं। ये नहीं चल रहा कि आपने एज प्राइम मिनिस्टर मोटरवे के अंदर ये गड़बड़ की, एनर्जी प्रोजेक्ट के अंदर ये गड़बड़ की, या बजट के अंदर ये गड़बड़ की। पब्लिक फंड की मिस अप्रोप्रिएशन का कोई केस नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को अभी क्लीन चिट मिल गई और जज ने कहा कि ये नैब कोई बदउनवानी नहीं लेकर आ सका, लिहाजा ये मैं रिमांड खत्म करता हूं। तो मैं समझता हूं कि ये सब चीजें लोग देख रहे हैं और इससे मुस्लिम लीग नून कमजोर नहीं हो रही, मजबूत हो रही है। सही है। अच्छा एहसन इकबाल साहब, एक चीज तो तसलसल से कही जा रही है नून लीग की तरफ से कि नैब और हुकूमत का गठजोड़ है, या नैब जो कर रही है वो हुकूमत करवा रही है, ये तसलसल से आपका बयान ही आ रहा है। अब ऐसे में आपके ख्याल में कानूनी तरीक़ाकार या सही तरीक़ाकार क्या है कि नैब अपना मौक़िफ़ कैसे वाज़ह करे? क्योंकि हमने देखा कि डीजी नैब ने लाहौर ने आकर टीवी में मौक़िफ़ पेश करना शुरू किया तो उस पर भी एतराज़ हुआ। अब मुसलसल नैब पर बौछार हो रही है, तो इसके नतीजे में नैब को क्या करना चाहिए कि आकर अपने एक एक केस को वाज़ह करे टीवी के ऊपर आकर कि नहीं जी आप ये गलत कह रहे हैं, असल में तो नुकता ये है। तो नैब अपनी पोजीशन कैसे वाज़ह कर सकती है? देखिए ना, इस वक्त हुकूमत के जो अहम रहनुमा जिनके खिलाफ अपोजिशन से ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात नैब के पास ज़ेरे तफ्तीश हैं, नैब को तो ये करना चाहिए कि जिस रफ्तार से वो अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात की पैरवी कर रही है, उससे तेज़ रफ्तारी से हुक्मरान जमात में बैठे लोगों के खिलाफ केसेस की पैरवी करे, ताकि एक मैसेज जाए कि कोई इम्यूनिटी नहीं है किसी ताकतवर के लिए। कमजोर अपोजिशन तो कमजोर है, ऑन द रिसीविंग एंड है। कमजोर को मार के आप कौन सी बहादुरी का सर्टिफिकेट ले रहे हैं? आपकी असल बात तो पता चलेगी कि आप जाइए प्राइम मिनिस्टर को जाइए तलब कीजिए कि हेलीकॉप्टर केस से आके हमें जवाब दें कि आपने ये मिसयूज कैसे किया था।
आप जो वफाकी वुज़रा हैं जिनके नाम आपके मुख्तलिफ केसों में हैं, उनको भी ज़रा अरेस्ट करके दिखाएं इन्वेस्टिगेशन में, जैसे आपने लीडर ऑफ अपोजिशन को किया है। क्या आप ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर सकते हैं तफ्तीश के लिए, जैसे आपने लीडर ऑफ अपोजिशन को किया था? तो मेरे कहने का मकसद है कि नैब और क्या करे, उसको हम क्या बतलाएं कि भाई आप एक पैमाना लगाएं हुकूमत और अपोजिशन के लिए। आपका अपोजिशन के लिए पैमाना और है, हुकूमत के लिए पैमाना और है। अपोजिशन के केसेस में फुर्तियां हैं और जो हुक्मरान जमात के केसेस हैं वहां पर वो मौज कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं। कई कई महीनों की जो है इल्तवा मिल जाती है एहतसाब अदालत से, नैब भी किसी को नहीं पूछती। हद ये है कि काफ लीग के वो लोग जिन्होंने जनरल मुशर्रफ का साथ दिया था, 2001 से उनके केसेस इल्तवा में पड़े हैं। 2001 से आज तक नैब उनको क्लोज नहीं कर सका। नैब आए ना किसी एक म्यार के ऊपर तो आए कि जो पुराने कदीमी केस हैं उनको पहले निपटाना शुरू करें। राइट सर। आप आज झट मंगनी पट बया ऑपोजिशन के खिलाफ और वहां पे 10-10, 20-20 साल से केस पड़े हैं, उनको कोई बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं बात साहब, लेकिन मसला ये है कि ये रवायत जो है वो कोई 15-20 साल से शायद चली आ रही है और यही पीपल्स पार्टी बिल्कुल यही बातें करती थी जो आप कर रहे हैं कि जी हमारे खिलाफ बड़ी नैब मुतारिक है। कमर जमान साहब के ज़माने में वो कहते थे कि जी हमारे खिलाफ मुतारिक है, हुकूमत को कुछ नहीं कह रही, हुकूमत के ये केसेस क्यों नहीं खोलते, जी फलां को क्यों नहीं बुलाते, हमारे लोगों को क्यों पकड़ रहे हैं। उस वक्त आपने उस इशू को एड्रेस नहीं किया। आज अगर आप वो नैब की खामियों को दूर कर देते शायद ये एतराज़ आज आपका ना होता, और लगता है कि शायद यही एतराज़ कल को PTI भी उठाएगी जब उनके साथ भी यही हो रहा होगा। तो इसका इस मसले का हल क्या है? कुछ और चीज़ें भी हम बात करते हैं एहसन इकबाल साहब से। सर एक ब्रेक ले लो, एहसन इकबाल साहब एक ब्रेक ले लूं आपकी वजह से। एक सब जो बात कह रहे हैं ना बुनियादी तौर पे जी, वो नैब के बारे में जो आपका सवाल था ना ओरिजिनल कि वो क्या करे, वो कह रहे हैं नैब के मामले में होना चाहिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मकसद है कि ठीक है कि सबके साथ एक जैसा सलूक करें। मेरा उनका कहना जी, ये उनका कहना है। इसी के नतीजे में मेरा ये सवाल पैदा हुआ था ना कि जी यही एतराज तो पीपल्स पार्टी का रहा है उस जमाने में जब ये पीपल्स पार्टी तो थी बहुत बुरी ना, ये तो बड़े मेरिट पे आई है जो मौजूदा हुकूमत है। तो आप उसी मायार पे परखना चाहते हैं इस हुकूमत को जो पीपल्स पार्टी का मायार नहीं, उस वक्त हुकूमत तो नून लीग की थी ना जी, जब पीपल्स पार्टी है। वही मैं कह रहा हूँ, तो आप उसी मायार पे चल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामद कहते हैं। एहसन इकबाल साहब, एक तो पहले जो आप बात कुछ शायद करना चाहते थे, मैं ब्रेक पर गया उसको मुकम्मल कर लीजिएगा और एक सवाल मेरा साथ में ऐड कर लीजिएगा। नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के बारे में जब शुरू में जब कुलसूम नवाज साहिबा की वफ़ात के बाद 2 महीने तक वो खामोश है तो कहा जाता रहा कि जी वो एक सदमे से दो चार हैं, और जाहिर है सब लोग उसको समझ भी रहे थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये खामोशी जो है ये किसी हिकमत अमली के नतीजे में है। अगर ऐसा है तो ये क्या पॉलिटिकल हिकमत अमली है, इससे क्या हासिल करना मकसूद है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये हमारी सोची समझी हिकमत अमली है कि हम वक्त से पहले एक महाजराई का माहौल नहीं बनाना चाहते ताकि हुकूमत अपनी नाकामी का तमाम मलबा हम पे ना फेंक सके। और नवाज़ शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा हमारे फ्रंट लाइन लीडरशिप में हैं और उनकी कोई भी एक्टिविटी जो है अगर वो सरगर्मी से होगी तो वो दर्जे हरारत को बढ़ाएगी, मुल्क में महाजराई की कैफियत आगे बढ़ेगी। तो कुछ अरसे के लिए हमने एक हिकमत अमली के तहत हुकूमत को मौका दिया है, ये लोगों के सामने एक्सपोज हों, अपनी नाअहली के साथ एक्सपोज हों, लोगों को पता चले कि इन्होंने झूठे वादे किए थे, और फिर जब वक्त आएगा तो वो अपना सरगर्म किरदार ज़रूर अदा करेंगे। ये उसी तरह का फ़र्क है जैसे इलेक्शन से पहले आप बहुत सरगर्म होते हैं, 24 घंटे में 20-20 जलसे कर रहे होते हैं, इलेक्शन के बाद आपकी हिकमत अमली बदल जाती है। तो अभी तो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा उनके वकला लीगल बैटल लड़ रहे हैं, इसलिए पार्टी समझती है कि उनको पूरी तरह अपनी लीगल बैटल और कानूनी जो माहिरीन है उनके साथ मुशावरत के लिए वक्त मिलना चाहिए। लेकिन जब पॉलिटिकल वक्त आएगा तो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। हाँ हसन इकबाल साहब, लेकिन ये एक अजीब तजाद है कि पहले मियाँ नवाज शरीफ पे एतराज़ ये था कि वो जो उन्होंने GT रोड का रूट लिया, शहबाज शरीफ खिलाफ थे, पता नहीं मुझे कि आप कहाँ खड़े थे उसमें कि जो बहुत ही रेडिकल वो और उनकी साहबजादी ने लिया, उससे बड़ा नुकसान हुआ
नवाज शरीफ साहब को, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी बड़े भरपूर तरीके से ललकारा। अब उन पर एतराज़ हो रहा है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे, आप खामोश हैं। तो कोई मिडवे हाउस नहीं आपने सोचा कि ना आप एक वो भी एक्सट्रीम थी, ये भी एक एक्सट्रीम है बिल्कुल, लोग सुनना चाहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना आरिफ साहब कि हम इंशाल्लाह इस पे अपना किरदार अदा करेंगे, और ये एक हमारी सोची समझी हिकमत अमली है कि हुकूमत को 4-6 महीने देने चाहिए ताकि ये कोई बहाना ना कर सकें। दे शुड फुली स्टैंड एक्सपोज्ड, और जब इनकी नाकामी लोगों के सामने आ जाएगी उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून अपना किरदार अदा करेगी। ये मुल्क हमारा है, और हमें अफसोस है कि जो पिछले 5 साल में हमने मेहनत की थी उस सारी मेहनत पे इन्होंने पानी फेर दिया, और मुल्क के अंदर जो सियासी बेयकीनी पैदा की, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब की ओहदे से हटाने के बाद 18 महीने तकरीबन मुल्क एक सियासी बेयकीनी में रहा था, और उसने इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस को बहुत बुरी तरह शैटर किया। वो CPEC के साथ हमने जो मुल्क का एक ट्रस्ट डेवलप किया था इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मार्केट्स के अंदर, वो बुरी तरह मुतासर हुआ। मैं चीन के अंदर गया तो वहाँ पर एक बिज़नेस ग्रुप के लीडिंग फ़र्द ने मुझे कहा, जो कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार थे, तो वो अब हिचकिचा रहे थे, उन्होंने आए नहीं थे। तो मैंने पूछा आप क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा एक्सेलेंसी आपके मुल्क में अगर प्राइम मिनिस्टर को यूं फारिग कर दिया जाए, चुटकी मार के उन्होंने कहा, मैं तो एक फॉरेन इन्वेस्टर हूं, मुझे तो सोचना पड़ेगा कि मेरा सरमाया कितना महफूज है। तो ये वो असरात होते हैं जब हम अपने मुल्क के अंदर इस तरह के एडवेंचर, सियासी एडवेंचर करते हैं, उससे पूरे मुल्क की साख मुतासर होती है। और मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि आज जो है दुनिया में मुकाबला है उस $1.8 ट्रिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, जो सारे ग्लोब को सालाना तौर पे सर्कल करती है। वियतनाम $9 बिलियन सालाना लेता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बर्मा हम जितनी लेता है 4 से 5 अरब डॉलर, हम मर के अब $3 अरब पे पहुंचे थे। तो ये बड़ा लम्हा फिक्री है हमारे लिए कि आज की दुनिया एक इक्तसादी और मुआशी दुनिया है। इस किस्म की स्लोगनेरिंग, इस अब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं जहाँ जाते हैं कि जी सबसे ज़्यादा करप्शन हमारे मुल्क में है, सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हमारे मुल्क में है। फैटिफ में इंडिया को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बयान वहाँ पे चला दे तो पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो जाएगा कि जी इस मुल्क का वजीर आजम तो खुद कह रहा है कि सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग इस मुल्क में होती है। अच्छा, ये शिकायत तो वैसे हमें भी इमरान खान साहब से है कि उन्हें पाकिस्तान का मुस्बत इमेज दिखाना चाहिए दूसरे मुल्कों में जाकर, वो हमारा काम है। अच्छा, ये हसन इकबाल साहब, ये आज भी ये मामला उठा है, आप तो कौमी असम्बली में गालिबन उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, जो ये स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पा रही, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे कोई समझौता नहीं हो रहा। आपका असरार है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ को होना चाहिए। हुकूमत कहती है कि जब तक वो नायबज़दा हैं, हालांकि वो नायबज़दा नहीं है अभी, तो कोई उनके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस तो नहीं बन सका। तो इस पर कोई है, कोई कुछ लोग कुछ दो के ज़रिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ की सूरत हाल बनती है या नहीं बनती? देखिए आरिफ साहब, इस पर अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ था और सबका ये मुश्तरका मौक़िफ़ था कि ये एक बहुत बुनियादी असूली मौक़िफ़ है। पिछले 10 साल से पाकिस्तान में एक रवायत चल रही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को चेयर दी गई है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, और ये एक अच्छी रवायत है। और अब PTI की आप सिंसेरिटी इससे देखिए कि पंजाब में और KP में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी, इन्होंने अपोजिशन को नहीं दी, खुद अपने हाथों में रखी हैं, जिससे ये मालूम होता है कि ये खुद एहतसाबी नहीं चाहते कि इनके ऊपर जमहूरियत के अंदर हो। और लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर जो ये नैब का इल्ज़ाम लगाते हैं, उसी तरह का इल्ज़ाम तो फिर लीडर ऑफ हाउस के ऊपर भी है। इमरान खान साहब भी नैब की इंक्वायरी भुगत रहे हैं, तो फिर उनको भी प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा ये एक बड़ी ही एक फरोई सी बात है। और दूसरे, उनको ये बात भी पता है कि ये रवायत माजी में भी रही है कि अगर चेयरमैन की मौजूदगी में कोई एक ऐसा केस आ जाए कि जिसमें कोई भी उसका पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो या उससे मुतलका वजारत हो, तो वो फिर खुद को अलहदा कर लेता है, वो दूसरे सीनियर मेंबर को चेयर करता है। और अगर नवाज शरीफ साहब का कोई ऐसा पैरा आता है तो शहबाज शरीफ साहब नेक्स्ट उस सेशन के लिए चेयर को दे देंगे। ये पार्लिमानी रवायत है, ये तो ये माजी में भी ऐसे ही होता रहा है। आगे की बात कर रहे हैं ना, जब इजलास होंगे। अब फवाद चौधरी साहब कल हमारे साथ शो में थे, वो कहते हैं आप ही बताएं कि वो कोट लखपत जेल में हैं, वो कैसे आके इजलासों की सदारत करेंगे, कि कैसे मुमकिन, और क्या पता वो कितना अर्सा जेल में रहेंगे, तो कैसे उनको सरबराही दे दें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, वो तो जेल में। जब भी उसका इजलास होगा, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए, जैसे अब वो
कौमी असेंबली ये की तो कोई दलील नहीं कार्रवाई है के अंदर उसमें। हिस्सा मगर वो लेते हैं, अपने से हिसाब से वो बात करते हैं ना आकर कि अपनी पूरी कोई दुनिया दलील में नहीं है। क्या इंप्रेशन लेकिन अगर है वो को कौमी भी असेंबली का डिस्चार्ज इजलास कर सकते हैं। एड्रेस करते हैं तो गालबन वो पब्लिक अकाउंट कमीशन में पेश हो जाएंगे। लेकिन अगर ये मेक और ब्रेक होता है तो आपको ऑल्टरनेट का सोचा आपने कोई? नहीं, देखिए इस पे ऑपोजिशन बहुत क्लियर है, वो समझती है कि ये हुकूमत बुली कर रही है, और अगर हमने हुकूमत की बुली के आगे हथियार डाले तो ये हर जगह इसी तरह के टैक्टिक्स लेकर आएंगे। लिहाजा ऑपोजिशन की तरफ से ये बिल्कुल टेक और ब्रेक है। अगर हुकूमत नहीं चाहती कि स्टैंडिंग कमेटीज बने, हुकूमत नहीं चाहती लेजिस्लेशन हो, उसकी चॉइस है, लेकिन अगर वो संजीदा है पार्लिमानी रवायत में तो उसको इसको जिद नहीं बनाना चाहिए और उस रवायत का एहतराम करना चाहिए जो पिछले 10 साल से इस मुल्क के अंदर चल रही है, और इसमें सबका फायदा, इससे एक वकार आता है पार्लियामेंट के अंदर। ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं है, ये आने वाले वक्त के लिए भी बात है। तो इसमें ये हुकूमत की चॉइस है, क्या वो पार्लियामान को फंक्शनल करना चाहती है, क्या वो स्टैंडिंग कमेटीज के जरिए कानून साजी को आगे लाना चाहती है, तो उसको फिर इस जिद से पीछे हटना पड़ेगा। अच्छा, अगर वो नहीं हटेगी, ये स्टैंड ऑफ रहेगा, इसमें यकीनन नुकसान सबका है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुकूमत का है जिसका लेजिस्लेटिव एजेंडा जो है वो रुका रहेगा। ये फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि देखें जी, हमारे लिए तो अपोजिशन को चैलेंज ही नहीं है, हम तो कुछ समझते नहीं अपोजिशन को। ये अब नवाज शरीफ और जरदारी जो हैं ये या जेल में होंगे या घर बैठेंगे, इनकी शादी अब ये दोबारा पार में नहीं आएंगे। अब तो हमारे लिए दो ही चैलेंजेस हैं, एक गवर्नेंस और एक गालिबन इकॉनमी का। तो ये जो नैरेटिव है ये इससे किस हद तक आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए ना, अगर उनके लिए अपोजिशन कोई चैलेंज नहीं है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें मुकम्मल यकसुई के साथ अपनी कारकर्दगी दिखानी चाहिए। इकॉनमी का हालत यह है कि इस वक्त हम बदतरीन महंगाई की सतह पे पहुंच गए हैं और पिछले 10 साल की जो हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है तकरीबन उसको टच कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर किसी एक दिन इतना इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ने नहीं बढ़ाया जितना इनके दौर में बढ़ा चुकी है। पाकिस्तान में कभी एक दिन में इतनी डिवैल्यूएशन नहीं हुई, 2 दफा हुई जो इनके दौर में हो चुकी है। और ये अब हम डबल डिजिट इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं। हम जब आए थे 2013 में तो हमें यही मिला था, स्लो ग्रोथ थी 3% की और इन्फ्लेशन 10% के ऊपर थी। हमने उसे रिवर्स किया, सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन में लाए और 6% ग्रोथ लेकर गए। अब फिर हमें इन्होंने नीचे गिराना शुरू कर दिया, तो फिर कौन सी इनकी कारकर्दगी है? अगर ऑपोजिशन का इन्हें डर नहीं है तो भाई आप इकॉनमी को ठीक करें। इकॉनमी आपसे मैनेज नहीं हो रही, गवर्नेंस आपसे मैनेज नहीं हो रही, हर जगह नए नए लतीफ़े बन रहे हैं। अब आप पंजाब में आ जाएं, पंजाब के अंदर देखिए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के बाद अब जो नया इन्होंने मॉडल हुकूमत का नाफिज किया है उसमें कुछ चीफ मिनिस्टर साहब हैं, कुछ गवर्नर साहब के पास इख्तियारात हैं, कुछ स्पीकर साहब के पास हैं, कुछ अलीम खान साहब के पास हैं और ज़्यादातर इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास हैं। जैसे गवर्नर राज का तस्वर तो है, लेकिन पंजाब में इस वक्त वज़ीर आज़म राज है। वज़ीर आज़म साहब खुद आके कैबिनेट की मीटिंग्स करते हैं और जब वो नहीं होते हर चीज़ अल्तवा में पड़ी रहती है। तो पंजाब के लोगों को तो सज़ा मिल रही है और लोग ये कहते हैं कि ये ऐसे लगता है कि जैसे हमसे स्मार्टफोन लेके किसी ने नोकिया 3310 पकड़ा दिया हो पंजाब के लोगों को। वो पीछे चले गए, हर चीज़ की परफॉर्मेंस देखिए चंद महीनों में कितने पीछे चली गई है। शहरों के अंदर कूड़ा करकट के ढेर लगने शुरू हो गए हैं, क्राइम की जो वेव है वो दोबारा उभरना शुरू हो गई है। अस्पतालों में जहां मुफ्त दवाइयां मिलती थी गरीबों को वो सहूलत ख़त्म हो गई है। स्कूलों का और हायर एजुकेशन का 2/3 बजट ख़त्म कर दिया गया है। ये अभी तक किसी ने नोटिस नहीं लिया कि पंजाब में हायर एजुकेशन का जो बजट है वो 2/3 कट कर दिया गया है। जी 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 सही है। अच्छा ऐसा नहीं बात साहब, लेकिन ये जो आप इकोनॉमी के इंडिकेटर्स बता रहे थे कि आपने बड़ी ज़बरदस्त इस पर काम किया, अब उसको लोग इसलिए हंसी में उड़ा जाते हैं या तनकीद करने का मौका इसलिए मिलता है कि जिसने ये सब किया और उन्हें क्रेडिट लेना चाहिए था, बजाय इसके वो क्रेडिट लेते वो खुद बाहर जाके बैठ गए और वापस आने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि एहसन इकबाल साहब को, आपकी पार्टी की क़यादत को, सॉरी इसहाक डार साहब को ये कहना चाहिए कि वो वापस आएँ और वो कहें कि जनाब मियां नवाज शरीफ की तरह फेस करें? आप ये कह रहे हैं? आप मियां नवाज शरीफ साहब ने तो फेस किया, आए मतलब उनके जैसे कि आप जानते हैं कि वो मेडिकल ग्राउंड्स पे या मेडिकल इश्यूज़ के ऊपर हैं, जब उनके मुआलिज इजाज़त देंगे वो ज़रूर वापस आएंगे। लेकिन ये बात एक हकीकत है कि ये अब लोगों को एहसास हो रहा है
कि मुस्लिम लीग नून ने जो कारकर्दगी दिखाई थी, जो कंट्रीब्यूशन की थी, अब उसका कंट्रास्ट लोग देख रहे हैं और अब इंशाल्लाह बहुत जल्द याद भी करेंगे कि वो पुराना वक्त, पुराना पाकिस्तान नए पाकिस्तान से बहुत बेहतर था। अच्छा हसन इकबाल साहब, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, आप उसके बाद बेशक जवाब दे दीजिएगा आप कि जो हमारे असद उमर साहब हैं, इनके बारे में बड़ी अफवाहें भी उड़ती रही कि ये फारिग हो रहे हैं, लेकिन 20 मिनट के इम्तिहान में ये सुरखरू निकले। बाकी भी जितने एक मौका मिल गया और कामयाबी आए और मौका मिल गया, वो तो कहते हैं कि हम इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल आए हुए हैं। जो पहले कह रहे थे इकोनॉमिक क्राइसिस था, जो डार साहब का पैदा करता था बकौल इनके, तो हम वाकई बाहर निकल आए। चले एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, सवाल किया था निज़ामी साहब ने आपसे असद उमर साहब के हवाले से, उनकी कारकर्दगी के हवाले से। जी नहीं, मेरा सवाल ओरिजिनली ये है कि देखिए हम क्राइसिस से निकल आए या नहीं निकल आए। जी जी जी, मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत का जो क्राइसिस है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, चूँकि इनके पास पब्लिक फाइनेंस का कोई नो हाउ मौजूद नहीं था, इनके पास कोई तैयारी भी नहीं थी। और हमने यही देखा कि जब ये हुकूमत में आए तो इनकी जो बेयकीनी थी और इनडिसाइसिवनेस थी, उसने इकॉनमी को काफ़ी जोल्ट्स दिए। और इन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया है वो बहुत ही एंटी ग्रोथ है। मिसाल के तौर पे 300 अरब रुपया डेवलपमेंट बजट से काट दिया है। उस 300 अरब रुपए, जो 800 में से जब आप 300 अरब रुपए काटेंगे तो पीछे क्या 500 अरब में जो डेवलपमेंट पोर्टफोलियो आप किस में क्या बांटेंगे। तमाम प्रोजेक्ट्स रफ्ता रफ्ता सिक प्रोजेक्ट्स बनते जा रहे हैं, उनकी डिलेज होंगी। 4 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए हैं इस कटौती की वजह से जो डेवलपमेंट पे लगाई गई है। और इसका बराह रास्त असर ग्रोथ रेट के ऊपर पड़ता है, चूँकि तमाम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इससे मुतासर होती है। इसी तरह जो एक्सचेंज रेट के हवाले से इनकी पॉलिसी थी, इन्होंने जो बेतनाई बरती है, उसने जो जोल्ट दिया है इकॉनमी को, उसने 2 नुकसान किए हैं। एक तो ये महंगाई की लहर आएगी, दूसरा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शैटर हो गया है। अब इन्वेस्टर को ये मालूम नहीं है कि ये रुपया 140 पे होगा, 145 पे होगा, कल को 150 पे नहीं हो जाएगा। तो सब ने वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार कर ली है। तो ये मैं समझता हूँ कि इनके लिए मसाइल ख़त्म नहीं हुए, बल्कि अब अगर ये IMF के पास जाएंगे तो यकीनन IMF भी इन तमाम हालात के नतीजे में जो इस वक्त हमें दरपेश हैं, इनसे काफ़ी सख्त नेगोशिएशन करेगा। और हमें अब इंतज़ार है कि पता चले कि ये कहते थे कि हम बहुत अच्छा मुआहदा करेंगे, मुल्क के ऊपर अवाम के मफाद पे समझौता नहीं करेंगे, तो उसकी क्या शराइत हैं जिसके ऊपर ये कर्ज हासिल करते हैं। और बिलखसूस मैं समझता हूँ कि इनके लिए अगला बजट बनाना बहुत टफ हो जाएगा। उसके अंदर ये क्या मेजर्स लेंगे जिससे कि ये इन्होंने जो वादे किए थे कि हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे, इनकी मिनी बजट में तो कोई इन्होंने एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन का रास्ता नहीं दिखाया कि कहाँ से ये मज़ीद वसाइल लेकर आएंगे। तो ये काफ़ी इनकी जो ना तजुर्बेकारी है वो इनके लिए मसला बनेगी। और जो दुख की बात है वो ये है कि जो एक मोमेंटम बना था पाकिस्तानी इकॉनमी का, पिछले 5 साल का तसलसल था कि हम मुसलसल ग्रोथ पाथ के ऊपर थे, ये 6ठे साल के अंदर PTI हुकूमत के दौर में हम एक डिप लेंगे और 5.8% से अभी तक ना वज़ीर आज़म ना वज़ीर ख़जाना ये बता रहे हैं कि इस साल क्या ग्रोथ रेट होगा। और जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि हम 5.8 से 4 या 4.5% पे गिर सकते हैं। अच्छा एहसन साहब, लेकिन आप एक तो इन्वेस्टमेंट की ऊपर जाने की बजाय बहुत सही है, लेकिन सर ये जो ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं, ये कैसी ग्रोथ है कि जिसमें आप 1200 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़कर जा रहे हैं, और दूसरा आपकी हुकूमत के खत्म होते ही फौरन नई हुकूमत को IMF में जाना पड़ रहा है, तो ये कैसी इकोनॉमिक ग्रोथ आपने दिखाई। दूसरा इन्वेस्टमेंट पर तो गवर्नमेंट बड़ा कह रही है। जी सर, मैं दूसरा सवाल भी ऐड कर दूं, दोनों का जवाब देगा कि इन्वेस्टमेंट पर तो गवर्नमेंट कह रही है, सुजुकी आ रही है, रिफाइनरीज लग रही हैं, नई बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये सारी वो इन्वेस्टमेंट है कि जो पिछले साल 1.5 से लाइंड अप थी और यहाँ पर रुक गई थी जब ये पनामा केस शुरू हुआ, और अब आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन हो गए, नई हुकूमत आ गई तो वो मैच्योर हो रही है। देखिए जो हमारा क्राइसिस था वो क्या था, हमने जब 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की तो वो बंद कारखाने चल पड़े।
अब जब बंद कारखाना चला तो वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगा, चूंकि 70% प्रोडक्शन में आपका इंपोर्टेड रॉ मटेरियल होता है। इसी तरह जब आपकी इकॉनमी 3% से 6% पे चली जाएगी ग्रोथ में, तो उसके अंदर कंजम्पशन पैदा होगी, उससे इंपोर्ट का बोझ पैदा होगा। फिर इसी तरह जब आप बड़े बड़े मंसूबे मेगा कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उसमें प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट हो रहा है, तो हमारी इकॉनमी की ग्रोथ की वजह से हमारी इंपोर्ट एकदम बढ़ी। हमने उसको सस्टेन कैसे करना था? हमने 3 जरिए से सस्टेन करना था, एक्सपोर्ट से, रिमिटेंस से और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ना शुरू होगी जब कारखाने प्रोडक्शन में आए, रिमिटेंस हमारी स्टेबल थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमें 4 से 6 बिलियन डॉलर की मार पड़ गई जब पनामा क्राइसिस हुआ और मुल्क के अंदर बेयकीनी हुई। इसी तरह कराची स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 18 अरब डॉलर का नुकसान हो गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन का लॉस हुआ और वहां से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट निकल गई, क्योंकि उस बेयकीनी से जो 50,000 की इंडेक्स थी वो 40,000 से नीचे क्रैश कर गई। तो ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 4-6 अरब डॉलर का होल पैदा हुआ, उसने हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर पे दबाव डाल दिया। अगर हम ये थिएटर ना खेलते, ये सियासी खेल ना खेलते, मुल्क में तसलसल रहता, तो किसी किस्म का कोई बुहरान पैदा नहीं होना था। इमरान खान साहब उस बुहरान को पैदा करने के आर्किटेक्ट थे और खुद आप ही अपने दाम में सयाद आ गया। जो उन्होंने हमारे लिए फंदा लगाया था, अब उस फंदे के अंदर खुद गिर गए। अच्छा हसन इकबाल साहब, ये सयाद तो आ गया दाम में, वो तो ठीक है, वो नज़र भी आ रहा है सबको कि जो अब तर सूरत हाल है मार्केट के अलावा जो परसेप्शन है वो बहुत ही ख़राब है। यानी कि मार्केट तो चलती है परसेप्शन पे है, और सूरत हाल ये है कि यहाँ स्वय नफ्सा नफसी के डीमोरलाइजेशन के अगरचे खान साहब कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके उसको बेहतर करें, लेकिन आप क्योंकि इन चीज़ों से डील करते हैं, अगर आपको ऑन बोर्ड लें और आपसे मशवरा करें विद इन दी पार्लियामेंट, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? मसलन ये कि IMF के पैकेज में, IMF के प्रोग्राम में, बेल आउट प्रोग्राम में हम देर कर रहे हैं, जो उसमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और किन शराइत पर जाना चाहिए? देखिए, इनको ये जो बेयकीनी का इजहार कर रहे हैं ये और नुकसानदेह है। ये IMF के पास तब जाएंगे जब डेस्परेट होकर जाएंगे, तो IMF को भी पता होगा कि अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वो इनके साथ बहुत टफ नेगोशिएशन करेंगे। मैं समझता हूं कि हमें जाना पड़ेगा IMF में, जिस हालात में ये ले आए हैं, लेकिन हमें अपने ग्रोथ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जो शराइत हों वो ऐसी हों कि हमारी ग्रोथ कम ना हो। लेकिन इससे बड़ा जो निज़ामी साहब, मैं एक आपको शेयर करना चाहूँगा कि इन्होंने जो माहौल पैदा कर दिया है, इस वक्त जो इक्तसादी बुहरान से बड़ा बुहरान है वो इंतज़ामी बुहरान है। हमारी हुकूमत के आखिरी 6-8 महीनों में हमें मालूम है कि हमने इस इंतज़ामी मशीनरी से कैसे काम लिया था। कोई अफसर 4 आने की फाइल के ऊपर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है। हर ब्यूरोक्रेट ये कहता है कि मेरा जो पेंशन का पैसा है वो मेरे बच्चों का है, वो नैब के सामने वकील खड़ा करने के लिए मैं पैसा ज़ाया नहीं कर सकता। हमने इस मुल्क में कॉस्ट ऑफ डूइंग वर्क को कॉस्ट ऑफ नॉट डूइंग वर्क से 10 गुना ज्यादा कर दिया है। अगर कोई फैसले लेता है, अगर कोई काम करता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करता है, आप उसको नैब के आगे डाल देते हैं। आप उसको कहते हैं तुमने ये मोटरवे क्यों बनाई, तुमने ये एनर्जी का प्रोजेक्ट क्यों मुकम्मल किया, तुमने ये क्यों किया। मुझे बताएं, अब ये अपने हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कौन सा पाकिस्तान का डिप्टी कमिश्नर है जो कोई सरकारी जमीन किसी प्राइवेट बिल्डर के नाम करेगा? और जो करेगा, क्या वो ये रिस्क ले सकता है कि कल को उससे नैब नहीं पूछेगा ये तुमने अपने मामू को दी थी, अपने खालू को दी थी, अपने दोस्त को दी थी, रिश्तेदार को दी थी, किसको दी थी? वो कहेगा मेरी बला से घर नहीं बनते ना बने, लेकिन कल को मैं क्यों किसी को जवाब दूं? ये एक इंतजामी पैरालिसिस हो गया मुल्क के अंदर। जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे, इस एतमाद को रिस्टोर नहीं करेंगे, ये मईशत को कोई आगे नहीं लेके जा सकता। आप वजीर मनसूबाबंदी थे पिछली हुकूमत में, और CPEC वॉज योर बेबी, और पिछली हुकूमत उसकी ओनरशिप भी लेती थी। अब CPEC की क्या सूरत हाल है? देखिए, CPEC एक बड़ा ही अहम मनसूबा, और ये हमें अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेंचुरी दी थी, और मैं समझता हूँ कि ये एक मेरे लिए भी बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं इस मंसूबे से मुंसलिक रहा। हमने 3 सालों के अंदर अंदर एक कागज़ के टुकड़े को
अरबों डॉलर की सरमायाकारी पर तब्दील करके ज़मीन के ऊपर वो प्रोजेक्ट खड़े कर दिए। आज पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, गवादर पोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं जो मुकम्मल हो गए हैं या बड़ी तेज़ी के साथ ज़ेर तकमील हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये हुकूमत पिछले 5 साल जो नैरेटिव लेके चलती रही उसका ये होस्टेज हो गई है। ये 5 साल सी पैक पर इतराज़ करते रहे। इन्होंने कहा कि सी पैक के मंसूबों में करप्शन है, सी पैक के मंसूबे शफाफ नहीं है। अब यहाँ पर मुल्क के अंदर ये इस तरह की बातें करते हैं, पार्लियामेंट में इनके अंदर बंदे खड़े होकर सी पैक के ऊपर इतराज़ात करते हैं। जब चीन जाते हैं तो चीन में जाके ये सी पैक का कसीदा पढ़ते हैं। जब ये बीबीसी के ऊपर हार्ड टॉक में जाते हैं तो वहां कहते हैं कि सी पैक के मंसूबे बड़े शफाफ हैं। तो ये इस तरह की जो दो अमली है, जो कंफ्यूजन है, यकीनन उससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद नहीं मिलती। और ये हमारा जो दोस्त मुल्क चीन है जो कि कमिटेड है सी पैक के साथ, यकीनन वहां पर भी अच्छी वाइब्स नहीं जाती होंगी। लिहाजा मैं समझता हूं कि इस हुकूमत का फर्ज है कि कौम को एतमाद में ले। और मैंने तो इन्हें कहा है कि भी आपके पास नैब है, आपके पास इदारे हैं, मैं सी पैक का वजीर था, बताइए कौन से मंसूबे के अंदर हमने किकबैक लिया है, बताइए कौन से मंसूबे के अंदर करप्शन हुई है। जितने एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं वो नेपरा ने अप्रूव किए हैं और नेपरा में पीटीआई हुकूमत का नुमाइंदा भी मौजूद होता था, तो आप भी फिर उस जुर्म के अंदर शरीक हुए अगर वहां पर कोई बेकायदगी हुई है। तो लिहाजा ये जो रिटोरिक्स हैं, आज ये हुकूमत उसी की यरगमाल बनी हुई है। तो इनको चाहिए कि ये आए, इनके अंदर अखलाकी जुर्रत हो, ये कहें कि जो सी पैक पे गुज़श्ता हुकूमत ने कामयाबियां हासिल की हैं हम उनका एहतराम करते हैं, हम उससे ज्यादा करके दिखाएंगे, फिर तो काम बनेगा। लेकिन अगर आप एक तरफ मींगन डालें, एक तरफ कहें कि जी करप्शन हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, दूसरी तरफ आप कहें जी सी पैक हम आगे लेकर चलेंगे, तो आप खुद बताइए अगर आप चीन की जगह खुद हों तो आप क्या सोचेंगे फिर ऐसी हुकूमत के बारे में। नहीं, लेकिन उसमें ऐसा सब कोई चेंज तो नहीं है ना, मतलब चल तो रहा है, कुछ एतराज़ात आए, हमने रज़ाक दाऊद साहब को देखा और कुछ स्टेटमेंट्स आए मुख्तलिफ लोगों की, लेकिन काम तो उसी तरह से फाइनली फिर हो रहा है जिस तरह से प्लान था। देखिए काम तो इर्रिवर्सिबल है, चूंकि ये मुआहदे दो हुकूमतों के नहीं है, ये मुआहदा दो रियासतों का है, मुख्तलिफ नौयत होती है प्रोजेक्ट्स की। ये जो सी पैक है ये समझिए कि पाकिस्तान और चीन की दो रियासतों ने उसी तरह का ताउन किया जैसे हमने JF थंडर का जहाज बनाने का एक मुआहदा किया था। हुकूमत कोई आए कोई जाए वो चलता रहेगा, चूंकि पाकिस्तान चीन दोस्ती रियासतों के दरमियान है, मुस्तकिल है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ सकती। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि इनके जो बयानात आते हैं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं। और अगर कोई हमने पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ मुआहदा किया है, अब आप बताएं ना, हुकूमत के अंदर है, लोगों के सामने लाएं, हमें आप कटहरे में खड़ा करें कि देखिए जी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सी पैक के अंदर ये शेख पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ दस्तखत कर दी थी, हम इसको अब चेंज करने लगे। आप बताएं, कोई कीड़ा निकालें। लेकिन सिर्फ इतराज बाय इतराज, और ये मैं इसलिए कहता हूं कि जो इनकी एक नेगेटिव पॉलिटिक्स थी, आज वही नेगेटिव पॉलिटिक्स इनकी पैरों की बेड़ी बनी हुई है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उस फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू से नहीं हुआ जिसमें रज़ाक दाऊद साहब ने फरमाया था कि हम नज़रसानी कर रहे हैं, बल्कि 1 साल के लिए इसको सस्पेंड कर सकते हैं। जी, बहुत, मैं समझता हूं कि वो बड़ा एक डैमेजिंग स्टेटमेंट थी और बाद में हुकूमत ने फिर उसको रिट्रैक्ट किया। लेकिन इस तरह के बयानात से जो एतमाद है वो ख़राब होता है। इसी तरह आपने देखा कि कई दफ़ा खुद प्राइम मिनिस्टर भी माजी में इल्ज़ामात लगा चुके हैं। इनके अक्सर पार्लियामेंटेरियन सेनेटर्स अभी भी सेमिनार्स में जाते हैं या पार्लियामेंट में खड़े होते हैं तो ऊट पटांग बात कर देते हैं, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं सी पैक पे। तो इससे नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। इनका फर्ज है कि ये उसके ऊपर फॉरेंसिक ऑडिट्स कर चुके हैं। वजीर आजम को पहले दिन से था कि जी ये पता नहीं क्या इसमें हेरा फेरी हुई है, सबके ऑडिट करो, ऑडिट करो, ऑडिट करो। भाई बताएं ना अब आप कौम को, अगर हमने कोई बदउनवानी की है तो हमें उसकी आप सजा दें। लेकिन अगर नहीं है तो इतनी अखलाकी जुड़नी चाहिए कि आप कहें कि सी पैक एक अच्छा मंसूबा था, पिछली हुकूमत ने जो कामयाबियां हासिल की हम उससे आगे चलेंगे। बिल्कुल ठीक है हसन इकबाल साहब। और मैंने आपसे एक सेमिनार में ये सवाल किया था कि इसकी शफाफियत को किस तरह से आप वो कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं, तो आपने खुद इसका जवाब ये दिया था कि इसमें तो बराह रास्त चाइना की हुकूमत जो है वो बराह रास्त पैसे खर्च कर रही है, तो पाकिस्तान के पास वो आ ही नहीं रही, इसलिए शफाफियत पर क्वेश्चन हो नहीं सकता।
था। बहरहाल बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब, आपने हमें वक्त दिया, शेर हासिल गुफ्तगू जी। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका भी। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, फीडबैक दीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।